तो सेंसस क्या होता है, जनगणना होता है जो हमारे देश में हर 10 वर्ष पे होता है। तो सेंसस पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, भूगोल का, भारत के भूगोल का। ठीक है, भारत के भूगोल का ये भी एक टॉपिक है जो पढ़ना हमें ज़रूरी है। वैसे हर 10 साल पे आ जाता है, लेकिन 2011 के बाद 2021 बीत गया, हमारी नई जनगणना की जो सूची है वो जारी नहीं की गई। ठीक है, तो 2011 वाली ही पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे और बहुत अच्छे से नोट्स भी आप बनाते चलना। देखो, सबसे पहले क्या लिखा गया है कि लोग देश के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं। तो क्या जो लोग हैं, जो पीपुल हैं, वो हमारे लिए एक रिसोर्सेज की तरह हैं, और वो भी इस तरह का रिसोर्सेज कि वो बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। अब आप एक बार सोचो कि एक तरफ हम बोलते हैं कि जनसंख्या जो है ये बढ़ रही है, इसे कम करना है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि ये जो जनसंख्या है, ये जो लोग हैं, भाई लोग ही तो जनसंख्या बना रहे हैं, ये हमारे लिए मूल्यवान भी है। तो बताओ दोनों में क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों बातें सही भी नहीं हो सकती और दोनों बातें गलत भी नहीं हो सकती। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें तो सबसे पहले ये जानो कि जनसंख्या कम करना क्यों ज़रूरी है। देखो, लोग मूल्यवान हैं, वो सही बात है। जैसे अगर एक माता पिता है, एक पेरेंट्स हैं, उनका एक बच्चा है, ठीक है, इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करिएगा, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। एक बच्चा है, उनके लिए बहुत कीमती है। 2 बच्चा है, ये भी कीमती है। 3 बच्चे हैं, ये भी कीमती है। मतलब अगर 4 से 6 बच्चे हैं तो भी वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक विशेष वैल्यू रखते हैं। इसलिए विशेष वैल्यू रखते हैं कि वो हर कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ घर के लिए ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इनको जब तक खिला रहे हो, जिला रहे हो, तब तक अगर मान लो इनकी संख्या 12 हो गई, ठीक है, 35 हो गई, 40 हो गई, क्या ये माता पिता इन बच्चों को खिला पाएंगे? तो शायद मुश्किल होगा खिलाना। ये घर के लिए बहुत कुछ करेंगे, ठीक है, घर के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अपने माँ बाप के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन माँ बाप इनको अब पाल नहीं सकते क्योंकि इनकी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो चुकी है। सेम कंडीशन है हमारी। जब तक जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या एक हद तक होती है कि हमारे पास जो संसाधन है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का वो उचित प्रयोग कर सके। ठीक है, उचित तरीके से प्रयोग कर सके। हमारे पास अगर 2 केजी चावल है और इनको खाने के लिए हम 10 लोगों को रिफ़र कर सकते हैं कि सिर्फ 10 लोग इसे खा सकते हैं, और अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई 12 भी बढ़ी तो भी खिला लेंगे, थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन अब सोचो 15 हो गई, 20 हो गई, तो फिर क्या खाएंगे, आधा आधा पेट खाएंगे, है ना। तो जो जनसंख्या हमारे लिए पहले एक अच्छी चीज़ थी कि मतलब वो हमारे लिए किसी काम की थी, अब वो ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हो गई, वो हमारे लिए मुसीबत हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जनसंख्या है उसे कम भी रखना है, मतलब एक इक्वलिटी में भी बराबर बना करके रखना है। और दूसरी चीज़, जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में मूल्यवान साधन होते हैं, संसाधन होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा है, एक आदमी है, तो वो पढ़ लिख करके हो सकता हो डॉक्टर बने, ठीक है, हो सकता हो कोई अदर ऑक्यूपेशन करे, इंजीनियर बने या फिर बिजनेसमैन बने, तो इन सब से हमारे ही देश को तो ही फायदा हो रहा है। तो लोग क्या होते हैं, संसाधन भी होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है, एक शिक्षित स्वस्थ जनसंख्या, देखिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर वो शिक्षित है, एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो ऐसी जो पॉपुलेशन होती है, ऐसी जो जनसंख्या होती है, ये क्या करती है, संभावित शक्ति प्रदान करती है। जो भी उसके पास पावर होता है वो प्रोवाइड करती है अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को। और फिर आगे इसी बात को लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था और समाज को विकसित करने के लिए
लोग महत्वपूर्ण हैं, वे संसाधन बनाते हैं। अगर हम अपने इकोनॉमिक्स को, अपने इकोनॉमी को हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अपने सोसाइटी को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो क्या करता है, इनको विकसित करने में, इनको डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास खेती है, हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं जो हम विदेशों में बेचेंगे, उनसे पैसे ले आएंगे, वो पैसा हमारे देश के काम आएगा। ठीक है, तो हमारा नेशन डेवलप हुआ ना। और उनका उपयोग करते हैं, मतलब वो संसाधन जो हैं वो बनाएंगे, और लोग जो हैं जो नहीं उसका कुछ कर पा रहे हैं वो उस संसाधनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। लोग अलग अलग गुणों के साथ एक संसाधन है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। कभी भी एग्ज़ाम में ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि लोग संसाधन है या नहीं है। ठीक है, या इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से क्या संसाधन नहीं है, क्या संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में दे देगा हवा, बी ऑप्शन में दे देगा लोग मतलब जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या, सी ऑप्शन में दे देगा पानी, एंड डी ऑप्शन में दे देगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे जनसंख्या तो हो ही नहीं सकता, मतलब जनसंख्या कैसे संसाधन होगी, वो फट से इसे गलत कर देंगे। ठीक है, और बाद में जब आंसर की मिलाएंगे तो बोलेंगे ये तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन आप ये जान लो जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज, एक शब्द आप सुनते हो जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी क्या होता है इसे हम जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। जनसांख्यिकी क्या होता है, मानव आबादी का सांख्यिकीय अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो कह सकते हैं मानव की जनसंख्या है, उनको नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है, नंबर्स के बेसिस पे उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। जनसांख्यिकी स्थान और समय पर आबादी के आकार, संरचना और गति की जांच करता है। ठीक है, देखिए क्या है जनसांख्यिकी, क्या है कि हमारे पास अगर 10 लोग हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और हमारे पास अगर 5 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, ठीक है, 5 स्क्वायर फीट की ज़मीन है हमारे पास, तो ये बताता है, जनसांख्यिकी बताता है कि ये 10 लोग इस स्थान पर, ठीक है, इस स्थान पर इस टाइम में, ठीक है, टाइम मतलब क्या कि अगर गर्मी है तब तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, ठंडी होता तो हाँ शायद थोड़ा ठूस ठूस के रह भी लेते हैं ना, होता है ना। तो ये जनसांख्यिकी का यही काम है कि नंबर के आधार पर सारे जो डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करके उनकी जांच करे कि जो लोग हैं उनके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है या फिर नहीं है। क्लियर है, अगली स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा गया है जनगणना। तो जनगणना क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लिखा गया है समय समय पर की गई जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम जो सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल लिखा गया है, तो ऑफिशियल कहने का मतलब सरकार, आप इस पॉइंट पे समझो, सरकार के द्वारा समय समय पर जो लोगों की संख्या की गिनती की जाती है, लोगों की संख्या को काउंट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, 1872 में हुई थी, लेकिन ये आंशिक थी। आंशिक कहने का मतलब ये पूरे भारत में नहीं हुई थी, थोड़ी जगहों पे हुई थी, कुछ तरीके से किया गया था। पहले आपको पता होना चाहिए जनगणना भी अलग अलग तरीके से किया जाता था, आज भी किया जाता है, लेकिन सबको ओवरऑल इंक्लूड करके किया जाता है। जैसे क्या होता है ना, इस तरह से भी जनगणना होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, SC ST जनरल, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, इस तरह से कई तरह से गणना किया जाता है। तो फिर वहाँ पे कई चीज़ों को कट भी किया जाता है कि जो यहाँ पर हो वो यहाँ ना हो, जो यहाँ हो वो यहाँ ना हो, मतलब किसी की भी काउंटिंग 2 बार ना हो, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन पहले जो पहली जनगणना हुई थी वो सिर्फ
कुछ लोगों को, पढ़े लिखे लोगों के आधार पे की गई थी। ठीक है, तो अभी भी होता है कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तभी तो डेटा निकल करके आता है जनगणना का कि इस राज्य में इतनी पढ़ी महिलाएं, इस राज्य में इतने पढ़े पुरुष। ठीक है, मतलब कई बेस पे जनगणना होती है, इसलिए बहुत लंबी चलती है। फिर आगे लिखा गया है, जबकि पहली पूर्ण जनगणना मतलब पूरा अच्छे तरीके से पूरे भारत में कराया गया 1881 में। ठीक है, और जनगणना क्या होती है, यह हर 10 साल में किया जाता है। जनगणना हर 10 साल में किया जाता है। हाल की जनगणना जनसंख्या के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। मतलब जो 10 साल के अंदर जनगणना की गई होती है वो जनसंख्या के बारे में हमें एक आंकड़ा प्रदान करती है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे क्या लिखा गया है, जनसंख्या से संबंधित 3 पहलू। ठीक है, यानी कि अगर हमें जनसंख्या की गिनती करनी है, जनसंख्या का गणना करना है, उसके पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। वो क्या है, इसे हम देखेंगे। जनसंख्या का आकार और वितरण यह देश के कुछ लोगों की संख्या और जहां वे स्थित हैं को संदर्भित करता है। यानी कि जो कह सकते हैं जनसंख्या है, उसका आकार और किस तरीके से उसका वितरण है। वितरण कहने का मतलब है कि वो कहाँ पर हैं। ठीक है, कहाँ पर स्थित हैं। स्थित होने का सेंस है, जैसे अगर आप देखोगे तो लेह लद्दाख भी हमारे देश के अंतर्गत आता है, लेकिन लेह लद्दाख में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, लेह आपको पता होना चाहिए एक बड़े जिले में काउंट होता है। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो अनुकूल नहीं है। यूपी जो है ये यहाँ की जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो जनसंख्या है उसका आकार क्या है और वो कहाँ पर सर्वाधिक रह रही है, सर्वाधिक कम रह रही है, या किस तरीके से रह रही है, यह अगर हम देखें तो यह देश के कुछ लोगों की संख्या जहाँ वे स्थित है उसी को क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ऐड कर लेंगे कि 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर सबसे पहले क्या हुआ था, जनगणना कराई गई थी। एंड दूसरी चीज़ 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर, किसके टाइम पर, लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये जनगणना जो है वो पूरी कराई गई और यहीं से जनगणना जो है वो हर 10 साल पे की जाने लगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या में क्या होगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा। और यह प्रोसेस जो है यह इंगित करता है कि जनसंख्या कैसे बढ़ी और इसकी संरचना में कैसे परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, जीवन की आबादी के गुणों के लक्ष्य, यह उम्र, लिंग हो सकता है। ठीक है, या कहने का अगर हम डिफाइन करें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना, लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों को संदर्भित करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि जीवन जो आबादी है उसके जीवन के क्या अच्छे गुण हैं, क्या उनके लक्षण हैं, तो इसमें हम किन चीज़ों को देखते हैं, उनकी साक्षरता को, उनके व्यावसायिक संरचना को, उनके स्वास्थ्य को देखते हैं। ठीक है, और लास्ट में जनसंख्या का आकार और वितरण, तो अलग अलग स्थानों में किसी देश के लोगों के प्रसार को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। किसे जनसंख्या वितरण कहेंगे, किसी देश के लोगों के प्रसार को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। जनसंख्या का आकार और उसके वितरण का अध्ययन 2 प्रमुखों के तहत किया जाता है। ठीक है, किसी भी जनसंख्या का जो आकार है, जो उसका साइज है, हम कह सकते हैं जो जनसंख्या उसकी जो साइज है, और साथ में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। किस तरीके से, तो पहला, संख्या के आधार पर जनसंख्या
पर जनसंख्या का आकार और वितरण, मतलब हम किसी जनसंख्या जो है उसका हमने क्या कर लिया, पूरा संख्या गिन लिया और उसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि जनसंख्या का आकार क्या है और जनसंख्या का वितरण क्या है। ठीक है। और दूसरा क्या है, घनत्व द्वारा जनसंख्या वितरण। घनत्व द्वारा जनसंख्या वितरण ये कैसे होता है, हमारे पास इतने स्क्वायर फीट जमीन थी, इसमें इतने लोग हैं, तो इसका घनत्व हम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो उसके बेस पे हम बताते हैं कि जनसंख्या का वितरण क्या है। ठीक है। आगे चलेंगे और यहाँ पर हम जानेंगे भारत की जनसंख्या का आकार संख्या के अनुसार और उसका वितरण क्या है। ये 2011 की जनगणना पर डिपेंड कुछ डेटा कलेक्शन है। ठीक है। तो 2011 वाला याद करना जरूरी है क्योंकि यही पूछा जाता है। आगे देखा जाएगा 2011 जनगणना भारत की जनसंख्या। देखिए 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी दिया गया है, 1210 मिलियन, मतलब कहने का है 1210 मिलियन। कितना है, 1210 मिलियन। कुल विश्व की जनसंख्या का ये कितना परसेंट है, 7.5% है। ठीक है। कितना है, 17.5% है। अभी नया डेटा नहीं आया है तो हमें यही पढ़ करके एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि ये डेटा हमें पता होना चाहिए कि ये बढ़ चुका है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर पूछेगा ना तो हम यही करेंगे। यह असमान रूप से विभिन्न राज्यों में वितरित है, मतलब ये जो जनसंख्या है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य में है, हर राज्य में अलग अलग तरीके से ये वितरित है, मतलब अलग अलग जनसंख्या में लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है। 199 मिलियन है। देशों की आबादी का लगभग 16.49%। ठीक है। एक बहुत बड़ा ये डेटा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 199 मिलियन है, बहुत बड़ा ये डेटा है। ठीक है। और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहती है, 0.6 मिलियन रहती है। ठीक है। जो देश की आबादी का 0.05% है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और लक्षद्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। स्टेट में पूछेगा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जनसंख्या, सिक्किम में कम जनसंख्या। केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा दिल्ली में ज़्यादा जनसंख्या और लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सहित सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। भाई कितना बड़ा ये अंतर है, 28 राज्य हैं हमारे देश में। ठीक है। और उस 28 में से सिर्फ 5 राज्यों में आधी जनसंख्या रहती है, बाकी 5 जो बाकी है आधी वो कहाँ रहेंगी, 30 राज्यों में, और जो केंद्र शासित प्रदेश है 8 वहाँ पर। ठीक है। देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वैसे सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन कुल जनसंख्या का सिर्फ 6% यहाँ पे रहता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जनसंख्या को अनुकूलन चाहिए और राजस्थान में उनको अनुकूलन मिलता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा गया है घनत्व द्वारा भारत की जनसंख्या वितरण। घनत्व द्वारा कैसे हम देखेंगे, तो लिखा गया है किसी क्षेत्र, राज्य या देश में प्रति इकाई क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इतना वर्ग किलोमीटर जमीन है और इतने लोग रह रहे हैं, वही जो हम डेटा निकालते हैं वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। बांग्लादेश पंजाब के बाद भारत तीसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है। इसको कहने का सेंस समझिएगा। जैसे अगर बांग्लादेश के पास 1 वर्ग फीट, ठीक है, एक स्क्वायर फीट अगर जमीन है बांग्लादेश के पास, इतनी बड़ी जमीन हुई,
जापान के पास सेम वही डेटा, सेम उतनी ही बड़ी ज़मीन, भारत के पास उतनी ही बड़ी ज़मीन। यहाँ पर अब इनके 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, मान लीजिए इनके 1 वर्ग किलोमीटर में 28 लोग रह रहे हैं, जापान में 1 वर्ग किलोमीटर में 25 लोग रह रहे हैं, और भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 21 लोग रह रहे हैं। तो अब बताओ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला, घनी आबादी वाला देश कौन सा है? हमारा जो भारत है वो है, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्या होता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पे समझा दूँ। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन मान लो कि यहाँ से 20 लोग रह रहे हैं। यूपी तो राजस्थान से छोटा है, इसे छोटा ही बनाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यूपी क्या है, यूपी तो राजस्थान से छोटा है, तो छोटा है तो मान लीजिए इतना बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर 35 लोग रह रहे हैं। यहाँ की जो यहाँ का जो कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ की जो ज़मीन है वो 6 स्क्वायर फीट की है, और यहाँ की जो ज़मीन है ये 4 स्क्वायर फीट की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरे जनसंख्या घनत्व जब निकालते हैं ना, तो पूरे देश में जो जनसंख्या है, तो मान लीजिए कि हमने क्या कर लिया, पूरे देश की जनसंख्या हमने निकाल लिया 55। ठीक है, और हमारे देश के पास जो टोटल ज़मीन होती है उसी में हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, मतलब जनसंख्या घनत्व जो होता है वो पूरे देश की जनसंख्या से दिया हुआ भाग होता है पूरे देश के क्षेत्रफल में। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भारत है ये घनी आबादी में बसने वाला तीसरा देश है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा घनी आबादी में लोग रहते हैं। फिर आगे लिखा गया है 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? पश्चिम बंगाल के साथ प्रति वर्ग किलोमीटर 324 व्यक्ति था। ठीक है, और प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति। अच्छा, ये थोड़ा समझने में वो लग रहा है, कुछ साइड ट्रांसलेशन में गलती हो गई है, मैं इसको देखती हूँ क्या है। ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और ये टाइपिंग भी थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको छोड़ेंगे। बस इतना जानो आप कि जब 2001 की जनसंख्या का गणना किया गया था ना, तो उस टाइम पे जो जनसंख्या घनत्व था वो 324 व्यक्तियों का था प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना था? 324 व्यक्तियों का था। ठीक है, क्लियर है? तो अभी ये क्या हो गया है, ये पूरा बढ़ चुका है, ये पूरा बढ़ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे पूरा जो कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है, इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड्स एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पूरे विश्व में कितना जो एरिया है वो कितना शेयर करती है और कितने लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इंडिया हमने मान लिया है, ठीक है, अगर हमने इसको इंडिया मान लिया है, इस मैप को थोड़ा सा समझने ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम जानते हैं कि जो एरिया हमारे पास है, आप इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे समझाया गया है विश्व के एरिया में से जो इंडिया के पास एरिया है, एरिया कहने मतलब हमारे पास जो ज़मीन है वो 2.4% ही है। कितना है? 2.4% ही है। बाकी का जो 97.6% जो कह सकते हैं कि ज़मीन है वो विश्व के दूसरे देशों के पास है। और भाई पॉपुलेशन का देख लो, जनसंख्या का देख लो, तो जनसंख्या हमारे पास 17.5 है और 82.5 पूरे विश्व के पास है। मतलब आप देख सकते हो कि 2.4% की ज़मीन में, इतनी सी ज़मीन में इतने सारे लोग रहते हैं। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो ये कहने का सेंस ये है कि ज़मीन हमारे पास बहुत कम है, मतलब पूरे विश्व के ज़मीन से हम सिर्फ 2.4% ज़मीन साझा करते हैं, लेकिन जनसंख्या में हम 17.5% जनसंख्या देते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ये डेटा है कि हम कम ज़मीन में ज़्यादा लोगों को पालते हैं। उसका रीज़न ये है हमारे देश की अनुकूलन, या कह सकते हैं थोड़ी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश में अनपढ़ लोग भी हैं जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, जब देश में ये कानून लागू हुआ, मतलब ये बात हो रही थी कि इतने बच्चे होंगे या इस तरीके की चीज़ें की जाएंगी, एक पाबंदी लगाने के लिए,
ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए हर स्टेट में ये चीज़ स्टार्ट हो रहा है कि जिसके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं चुनाव लड़े या ना लड़े, परिवार रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो वो बच्चे करते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। ये सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हमारा जो कह सकते हैं एक लिविंग का जो स्टेटस है वो अप करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सोच थोड़ी अलग है। सोच अलग होने का सेंस ये है कि हिंदू धर्म में मान्यता ये है जब तक लड़के नहीं होंगे तब तक लोग बच्चे करेंगे, इसके चक्कर में ज़्यादा हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म में ये मान्यता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बाकी के मुझे थोड़े कम लगते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे राज्यों में किस तरह से जनसंख्या का वितरण है, इसे हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरे स्टेट को दिया गया है। ये वाला एरिया मान लो यूपी का है। ठीक है। और ये यूपी की जनसंख्या को दिखा रहा है, एरिया को नहीं, मतलब क्षेत्रफल को नहीं दिखा रहा है। तो यूपी में कितनी जनसंख्या है? पूरे देश का लगभग 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? यूपी है। तो अगर हम सेकंड नंबर पे देखें महाराष्ट्र, यहाँ पे आप देख सकते हो 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%। मतलब इस तरीके से एक सर्कल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे या दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र बिहार हम दोनों रख सकते हैं, लेकिन ये डेटा थोड़ा आप लोग उसे एक बार देखिएगा ज़रूर। फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या आरोही क्रम में अवरोही क्रम में इसके आधार पे लगाइए। ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में अगर हम देखें तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। ठीक। देखिए दिल्ली में यहाँ पे 1% दिखाया गया है, लेकिन ये पहले का डेटा है, ये एनसीईआरटी का ही रखा गया है, लेकिन ये पहले का डेटा है, आज ये डेटा नहीं रह गया है। ठीक है। दिल्ली में आज जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, बहुत भीड़ होती है दिल्ली में। ठीक है। तो ये डेटा थोड़ा पहले का है, लेकिन हाँ ये चीज़ें सही है कि यूपी में आज भी जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। आगे चलते हैं और देखेंगे घनत्व द्वारा भारत की जनसंख्या वितरण, मतलब जो घनत्व के आधार पे भारत में जनसंख्या का वितरण है वो कैसे है। तो अरुणाचल प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 13 व्यक्ति के साथ सबसे कम है। ये 2001 का डेटा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ कितने लोग रहते हैं? 13 लोग रहते हैं। ठीक है। ये 2001 का डेटा था। लेकिन फिर आगे क्या लिखा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हो रहा है कि जनसंख्या घनत्व बढ़ करके 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो गया है। अभी हमने इसको देखा था कि 2001 में कितना था? 324 था। यानी कि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में भारत की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें पता चला कि 1 वर्ग किलोमीटर में 324 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 324 लोग रहते हैं। लेकिन 2011 में पता चला कि अब ये भी बढ़ गए हैं, 382 हो गए हैं। ठीक है। मतलब आप एक कमरा अपना मान लो, उस कमरे में पहले 324 लोग रहते थे, 10 साल बाद 382 लोग रहने लगे। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? परिवार है, सब साथ में रह रहे हैं, है ना। चलिए, ये पूरे भारत का है जो ये आपको पहली लाइन में दिखाया गया है। नेक्स्ट लाइन में बिहार के बारे में बताया गया है। बिहार में उच्चतम जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इस टाइम पे बिहार में है। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखें तो 1102 लोग रहते हैं। ठीक है। 1102 लोग रहते हैं, बहुत बड़ा डेटा है ये। अरुणाचल प्रदेश में अब कितने लोग हैं? 17 लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। पहले कितने लोग थे? पहले 13 लोग थे। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे भारत का विभाजन जनसंख्या घनत्व के आधार पर। ठीक है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर
देखिए लिखा गया है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, उपजाऊ मिट्टी के साथ समतल मैदान, प्रचुर मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी मैदान और केरल राज्य। देखो ये कहने का मतलब क्या है कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व का कारण है उसका आधार क्या है। तो हमारे जो जनसंख्या घनत्व है ना उसका मेन रीजन ये है कि अगर कोई राज्य ऐसा है कि उनके पास उपजाऊ मिट्टी है, समतल मैदान है, प्रचुर मात्रा में वर्षा है, तो ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या क्या घनत्व क्या रहेगी, अधिक रहेगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा उत्तर का मैदान है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार ये राज्य आते हैं, एंड साथ में दक्षिण भारत में केरल राज्य में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मतलब जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, मध्य जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मतलब ऐसे जनसंख्या की जहाँ पर कह सकते हैं ना तो बहुत अधिक है ना तो बहुत कम है। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन हो सकते हैं, जो इलाका थोड़ा पहाड़ी हो, चट्टानी प्रकृति के इलाके हों, मध्यम वर्षा हो, मतलब कम वर्षा हो, बहुत ज़्यादा ना ही वर्षा हो ना एकदम बिल्कुल बंद ही हो, उथले और कम उपजाऊ मिट्टी हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे असम हो गया और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्य हो गए। ठीक है, मतलब जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं मैक्सिमम वो हो सकते हैं और असम वाला राज्य जो है वो। तो ऐसी जगहों पर कैसे जनसंख्या घनत्व रहेगी, मध्यम जनसंख्या घनत्व रहेगी। ये एक सिर्फ सोच है जो आप थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है और उस टाइम पे आपके दिमाग में ना चीज़ें चले तो आप याद कर सकते हो कि अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है, समतल मैदान है, उपजाऊ मिट्टी है, तब तो आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा ये राज्य हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो इसके बारे में लिखा गया है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, बीहड़ इलाकों में, जैसे पहाड़ी जो क्षेत्र हो गया, रेगिस्तान हो गया। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्रतिकूल जलवायु है। ठीक है, मतलब मौसम बहुत अच्छा नहीं होता है, कम वर्षा होती है, उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। और ऐसे राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान भी कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे राज्य क्या हो जाएंगे, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं, नोट करके दिया गया है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के प्रकार के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, मतलब जो तेलंगाना है वो एक अलग राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य हो गया। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पूछा जाएगा तो हम दोनों को इंक्लूड करके जवाब देंगे, क्योंकि जनगणना हम पढ़ रहे हैं 2011 की और विभाजन हुआ 2014 में। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि तेलंगाना में कितने हैं, आंध्र प्रदेश में कितने हैं, क्योंकि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में ही जोड़ करके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, बाकी की चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स अभी पढ़ने हैं हमें, बहुत अच्छी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आराम से पढ़ाई करिए, बाकी के पॉइंट्स अगले क्लास में।